I started liking armored core. I started liking life on the tank, in the tank, under the tank, with the tank. Wow. So that is डायलॉग विद वेटरन्स। हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं जानता नहीं, भारत की बात सुनाता हूं। आज हमारे साथ डायलॉग विद वेटरन्स में है ब्रिगेडियर चंद्रा मुकेश। आज ब्रिगेडियर साहब से हम बहुत सी बातें जानेंगे उनके कार्यकाल की, जब वो सेना में रहे। डायलॉग विद वेटरन्स में मैं अनिल नैयर और मेरे साथी ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा सर, आज हम दोनों बातें कर रहे हैं ब्रिगेडियर चंद्रा मुकेश सर से। आइए मिलते हैं उनसे। भारत की बात सुनाता हूं के मन से मैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं ब्रिगेडियर मुकेश का स्वागत करता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि 77 में आपने आर्मी ज्वाइन की और ज्वाइन करने से पहले आप इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की थी आपने। दैट इज अ टाइम व्हेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में और ऑल दिस कॉलेजेस में पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश लिटरेचर की बहुत डिमांड थी। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू, व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन आर्मी दैट टाइम? बहुत अच्छा सवाल है। ये तो मुझे 1975 में वापस ले जाता है। ओके। 1975 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करी थी। 77 में तो कमीशन मिला था। 77 अक्टूबर में मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया था। लेकिन 75 जो 70 टू 75 जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही था। जैसे कि बाकी मेरे कोर्समेट से जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे मेरे साथ, मैं हमेशा चाहते थे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चरर बन जाएं। मेरा मेन हमेशा जो चाह रहा है वो है टीचिंग के अंदर। आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए टीचर, आई वांटेड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, दैट वाज माय एम। लेकिन जो डेस्टिनी होती है वो अपनी आपकी चाह से ऊपर होती है। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला 1975 में, खास तो मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे बाकी रिलेटिव्स थे जो आर्मी में थे। मैं उनके साथ जब रहा तो मेरे को आर्मी की लाइफ ने इतना प्रभावित किया, तो मैंने कहा कि एक तो लेक्चरशिप ठीक है, उसके लिए आप ट्राई करिए, लेकिन साथ साथ एक मैंने एडवर्टीजमेंट देखा न्यूज़पेपर में आर्मी के लिए और मैंने वो अप्लाई कर दिया। और जैसे कि डेस्टिनी ने मुझे वहीं लेके जाना था, स्टेप बाय स्टेप उसमें सक्सेस मिलती रही। यहां पहुंच गया कि मेरे पास ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आ गया। जब ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर आया, मुझे अभी तक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था। मैं एग्जाम्स अभी खत्म हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा एक तरफ तो लेक्चरशिप है, दूसरी तरफ आईएएस की मैं तैयारी कर रहा था, और तीसरी तरफ ये कॉल लेटर आया है। मुझे अभी तक याद है मेरे एक फ्रेंड ने एक लाइन बोली थी जिससे कि मैंने डिसीजन लिया था। उससे पहले अपने फादर से पूछा, मेरे फादर ने बड़ा क्लियरली बताया, इसे देखो, दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन, यू हैव टू टेक दिस डिसीजन योरसेल्फ। करेक्ट। इसे मैं अगर कहूंगा कि मत ज्वाइन करो और कल आपको लेक्चरशिप या आईएएस में नहीं जाते, तो यू विल कर्स मी थ्रू आउट द लाइफ। यस। अगर मैं कहता हूं चले जाओ एंड यू डोंट लाइक द लाइफ ऑफ आर्मी, अगेन यू विल अगेन कर्स मी। सो ही से इट इज योर इंडिविजुअल डिसीजन, प्लीज टेक योर डिसीजन योरसेल्फ एंड यू आर मैच्योर इनफ टू टेक दैट। तो ये मैंने अपने फ्रेंड के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉन्च में लाइब्रेरी के सामने बैठे हुए, मेरे को याद है, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि ये कॉल लेटर आ गया है, उधर तैयारी चल रही है, उधर एग्जाम भी दे दी है, करूं क्या? एक फ्रेंड ने मुझे बताया, he says, मुकेश, remember one thing, one in hand is better than two in the bushes. जो आपके हाथ में है ना, capitalize on that. Perhaps your destiny wants you to join that. और उसके बाद मेरे को कोई वेवरिंग नहीं थी, मैंने वही डिसीजन ले लिया।
मैंने कहा जी वन इन हैंड जो मेरे है वो तो कॉल लेटर है। और आर्मी मैंने, और बड़ी जल्दी मैंने देखा मेरे फादर उस समय 500 रुपये उसकी जाने की तैयारी के लिए या कोई फीस थी, वो उन्होंने मुझे पकड़ाई, जो करना है कर लीजिए। और मैंने कॉल लेटर अपने हाथ में थमाया, तैयारी करी और चला गया मैं ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। वो ऐसे हुआ जी मेरा। मैं आपसे बात समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे अपने भी डिटो है बिल्कुल आप मेरे और आपका ज्वाइन करना। मैंने भी 75 में इंग्लिश लिटरेचर मास्टर किया था। आई वाज टीचिंग इन ए डीएवी कॉलेज, ओके, बट देन आई स्टिल टुक ए कॉल टू जॉइन एयरफोर्स। गुड। सर अभी जैसे हम क्योंकि आप आर्मी से हैं, नरेंद्र सर एयरफोर्स से हैं, मैंने अपने भी और कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया कि जो सेना में जाना चाहते थे वो रह गए, और जिन्होंने मतलब दोस्त के साथ गए थे, चल यार तू भी जा रहा है, मैं भी इंटरव्यू दे देता हूँ या मैं भी भर देता हूँ, ऐसे ही भर देता हूँ, वो सेलेक्ट हो गया, और जो बहुत एंथुसिस्टिक थे वो रह गए। ऐसा क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, डिफेंस फोर्सेस जो सिलेक्ट करती है ना जी। इनका सिलेक्शन प्रोसेस इतना साइंटिफिक है, और मैं आपको उदाहरण दूंगा इसका। जी। इतना साइंटिफिक है कि जब आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाते हैं, पहले दिन आपका, अभी तो मुझे मालूम नहीं, पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ करता था, जी। आपका आईक्यू टेस्ट हुआ करता था। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में उनको आर्मी के अंदर या हर जो भी प्रोफेशन है उसके अंदर एक खास तरीके का व्यक्ति चाहिए होता है। ट्रू। डिफेंस के अंदर जो आपको चाहिए होता है वो व्यक्ति पॉजिटिव हो, who is a good team member, who has the leadership quality, develop his potential to become an effective leader, who is decisive। ये कहना कि मैं ग्रेजुएशन में या 11 में मैं टॉपर रहा हूं और मुझे क्यों नहीं लिया, या टॉपर की आवश्यकता नहीं है। यहां तो मैंने जो अभी क्वालिटीज बताई थी वो क्वालिटीज की आवश्यकता है। मैंने खुद अपनी फैमिली में देखता हूं कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट और ऐसे लोग रिजेक्ट होकर आए हैं, लेकिन मुझे पहले पता था कि ये सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप में इतना होता है कि मैं ही हूं सब कुछ। तो इसीलिए ये कुछ एक क्वालिटीज चाहिए होती हैं। इफ यू हैव दोस क्वालिटीज इन यू, देन यू आर कट आउट फॉर डिफेंस। You and they don't require a super intelligent। ऐसा नहीं चाहिए कि किसी ने प्रोग्राम लिखना है आपने जाके, ऐसा चीज नहीं। So that is what it is। अभी आप लिटरेचर में आपने मास्टर किया है, हाँ जी। तो who are your favorite authors or playwrights उस टाइम के? देखिए मैं बताता हूँ आपको, मेरे को देखिए हर ऑथर से, हर राइटिंग से, आप जियोफ्री चौसर से शुरू करिए और टी.एस. इलियट तक 20th सेंचुरी के जो उस समय राइटर्स जो हमारे कोर्स में थे। वेस्टलैंड की बात ही दिमाग में वेस्टलैंड ही घूम रही है। हर से आदमी सीखता है, हर एक से इम्प्रेस होता है। Yes. हर एक की अपनी स्ट्रेंथ रही है। मैं 14th सेंचुरी के जियोफ्री चौसर जिसने की प्रोलॉग और कैंटरबरी टेल लिखा, उससे भी इम्प्रेस हूँ। Yes. मैं उतना ही इम्प्रेस शेक्सपियर से हूँ। Okay. मैं उतना ही इम्प्रेस आज भी फ्रांसिस बेकन जो ऐसे राइटर था उससे हूँ। मैं बहुत सीख आज भी मिलती है मुझे पर्सी पेसी शैले और जॉन कीट से भी मिलती है, और उतनी ही मुझे प्रेरणा मुझे टी.एस. एलियट, खासतौर उनकी, जैसे आपने पहले बता दिया, वेस्टलैंड। Yes. You can't talk about T.S. Eliot without Wasteland. है ही, मैं टी.एस. एलियट क्यों पसंद करता हूँ, बिकॉज मैं वेस्टलैंड मेरे को इतना इम्प्रेस हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जितने भी लेक्चर लेता हूं मैं वेस्टलैंड के बारे में हमेशा जिक्र करता हूं, खासतौर उसकी लास्ट 2 लाइनें, वेस्टलैंड को ग्रीनलैंड में कैसे कन्वर्ट करना है, उसने वैदिक फिलॉसफी उसमें डाली है। और उसमें साथ में उसने 2 लाइन जो बताई है और उसके पीछे एक स्टोरी जुड़ी हुई है, वो है दत्ता दयाध्वम दम्यता शांति ही शांति ही शांति। हैरानगी होगी, ये वेस्टलैंड की लास्ट 2 लाइनें हैं। ये ब्रिटिश राइटर संस्कृत के अंदर
उस वेस्टलैंड को खत्म कर रहा है कि जहां जी। वर्ल्ड आज के समय में वेस्टलैंड बन गया है। अगर इसको दोबारा ग्रीनलैंड में रिवाइव करना है तो आपको ये क्वालिटी जो वैदिक फिलॉसफी सिखाती है, उसमें वापस जाना होगा। दत्ता गिव, दयाध्वम सिंपैथाइज, दम्यता सेल्फ कंट्रोल, ये 3 क्वालिटीज आप कल्टीवेट करिए एंड यू विल हैव पीस व्हिच इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज व्हाट शांति। शांति इज नॉट प्लेजर। कई बार ऐसा हमारे सामने आया कि हमने उन्हें कुछ लोगों के व्यूज भी आए सामने कि जो आर्मी की जो फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनको एक क्या कहते हैं उसको, सेवादार या कह लें या दिली कह लें, वो मिलता है। सर ये नेवी और एयरफोर्स में क्यों नहीं होता ऐसा? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा कि एयरफोर्स और नेवी में मैं सिर्फ एक ही चीज आपको कह सकता हूं। जी। पहली चीज, ये सेवादार भी नहीं होते, हम्म, ये ऑर्डली भी नहीं होते, हम्म, ठीक है ना, ये आपके बडीज होते हैं। buddies, yes, right word is buddies, ये वर्ड तो हम कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। right, आर्मी जो होती है दैट इज मैन पावर इंटेंसिव यूनिट, correct, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है, जो आपका बडी होता है, उसके साथ आपका संबंध, मैं ये बताता हूं कि सिर्फ वो आपकी सेवा के लिए नहीं होता, वो आपके साथ ऐसा संबंध बनता है कईयों के साथ, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आप उसको लुक आफ्टर, उसका वेलफेयर लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख वो रहा है। आपको देख रहा है, बिकम्स ए पार्ट ऑफ द फैमिली। इज पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं अपने में बताऊं कि वो सिर्फ उसके साथ नहीं, मेरे साथ जो व्यक्ति था वो उसके बाद इतना सीनियर रैंक से आज भी, वो उसकी जो फैमिली है उसके साथ भी संबंध हमारा है। ऑफ कोर्स, तो बिल्कुल। मैं ये कहता हूं कि ये कोई सेवा करने के लिए नहीं है, Right. ये तो एक बड़ी है जो कि आपकी हेल्प करता है, आपकी यूनिफॉर्म तैयार करने में आपकी, बाकी आप उसको वेलफेयर लुक आफ्टर करते हैं, और वो इक्वेशन ऐसा होता है कि आई टेक, यू नो, इट मेक्स ए वेरी गुड रिलेशन। आप कल रेफर करते कि शेक्सपियर के प्ले में हैमलेट हैव बीन योर वेरी फेवरेट प्ले, तो उसमें क्या अच्छा लगता है आपको? मैं बताता हूं, शेक्सपियर का मेन जो स्ट्रेंथ रही है वो ये है कि आप हर करेक्टर के साथ अपने आप को वो आइडेंटिफाई करता था, और आप भी उसकी जो भी क्वालिटीज हैं आप एज ए रीडर यू कैन आइडेंटिफाई। हैमलेट सफर्ड फ्रॉम टू मच ऑफ थिंकिंग। इट इज बेसिकली not taking the action at the right time, just keep brooding over and not taking a timely decision. Whereas on the other side, Othello was, his tragic flaw was rashness of action. Without thinking, he used to be rash in taking action. Hamlet met his tragedy because of his too much of thinking. To be or not to be, that is the question. To do or not to do, that is the question. He kept brooding over it, and finally he met with own tragedy. I like these two plays because I always say, and even Delhi University, it is all, you know, during the teaching also we used to be taught, if you put Othello in Hamlet and Hamlet in Othello, there is no tragedy. Yes. Another thing which I liked in Shakespeare play is one suffers many a time from indecisiveness. One again suffer from rashness of action many a times. So both Othello and Hamlet, they are part of your personality. Yes. That is what I like. No, ये तो हीरो की बात हुई। इन दोनों प्लेस के किस हीरोइन से आप ज्यादा अप्रिशिएट देखिए करते जी, हैं? मैं अगर आप ये कहें तो मैं तो फिर ओथेलो की डेस्टिमोना से ज्यादा, बिकॉज डेस्टिमोना इज ए एपिटमी ऑफ टोटल प्योरिटी, gentle nature, and which is beyond any kind of crafty manipulations of the world. She represents that kind of quality, and that is what impressed me most. तो आज भी आप इतने एक हैंडसम पर्सनैलिटी रखते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर कि कॉलेज टाइम में तो आप माशाल्लाह बहुत हैंडसम रहे होंगे। तो आपकी उस टाइम भी डेस्टिमोना कौन थी? ऐसा है, डेस्टिमोना भी नहीं होगी। अब तो पहले तो आप 75 में लेके जा रहे थे,
अब 75 से पीछे और जा रहे हैं, तो अभी तो जिंदगी निकल गई जी। लेकिन हाँ, नहीं, कहीं तो दिल धड़कता होगा। नहीं, दिल तो अभी अपनी वाइफ के लिए धड़कता है। उस टाइम की बात करें हम तो। उस टाइम बिल्कुल जी। हाँ, वाइफ से डरते नहीं कहना चाहते, अलग बात है। हाँ। पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं से किया जहां 5 साल एक यूनिवर्सिटी में लगाए। आपका संबंध कईयों से, और कईयों से आपका जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो स्ट्राइक कर जाती है, और जिससे आप मेंटल कंपैटिबिलिटी है, certainly you develop a different kind of inclination, a liking from that kind of. It may be a male, it can be a female. Certainly, मेरा भी इस प्रकार का संबंध, ऐसा रिलेशन रहा है, और उस समय तो लगता था कि जैसे वही संबंध अल्टीमेट है, लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ वो संबंध भी रीडिफाइन हो जाता है, और आप सिचुएशन के साथ खुद अपने आप भी बदल जाते हैं, और नए नए संबंध भी कायम हो जाते हैं। So certainly there was Desdemona, there was Ophelia, there was देखो, लिटरेचर में रहेंगे और ये बातें करेंगे तो लिटरेचर के एक एनवायरनमेंट रहता है, उसमें ये सब कैरेक्टर अपने आप ही घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अभी जब आपने आर्मी ज्वाइन की तो उसमें आपका जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल था, कहीं आपको कभी पिंच हुआ यार आर्मी ज्वाइन कर ली, लिटरेचर में रहे होते तो बढ़िया रहता, कभी ऐसा फील हुआ आपको? ये मेरे को, मैं बताता हूँ आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मेरे बहुत ही दिल के नजदीक है ये सवाल। जब मैं पहुंच गया ट्रेनिंग एकेडमी में, तो पहले 1-2 महीने, क्योंकि बड़ी टफ लाइफ होती है, जब टफ लाइफ, जब मैंने देखा कि ना तो सोने को मिल रहा है, और फिजिकली देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर, पूरे दिन पूरी रात, और खासतौर सीनियर्स की पनिशमेंट भी साथ में होती है, रैगिंग भी होती है। उस समय मुझे अपने फ्रेंड का हमेशा ख्याल आता था, और मैं उसको ये कहता था, देखो उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूं, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं झेल रहा हूँ। कहाँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता, बड़े कंफर्टेबल अपने कंफर्ट जोन में होता, कहाँ मैं आज 08 पैक उठाकर और बैरक के रात को 12-12 बजे चक्कर लगा रहा हूँ, उसके क्रॉलिंग कर रहा हूँ, खून निकल रहा है एल्बो से, अलग अलग तरह की पनिशमेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा ये इतना पढ़ने के बाद मैं हमेशा आपसे पूछता, मैं चंद्र मुकेश, ये करा क्या तूने? लेकिन मैं ये बताता हूँ कि 5-6 महीने के बाद मुझे वही चीज अच्छी लगने लगी। और फिर होता क्या है कि आप अपने आप को, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू नो योरसेल्फ। आई वाज लकी टू गेट आर्मर्ड कोर ऑन गेटिंग कमीशन। आर्मर्ड कोर के अंदर आई डेवलप दैट एक्चुअली आई वाज कट आउट फॉर द टैंक गनरी मोर देन एनीथिंग एल्स। और उसके बाद मेरा जो लाइफ का पूरा एफर्ट्स और मेरा एम, जो लक्ष्य था, वो हो गया टू डेवलप एक्सपर्टीज इन टैंक गनरी। And I started, actually that became my passion. And once you develop passion, then you start loving it. Then your efforts, time, everything, it doesn't make any difference at all. Same thing. Firstly, Armored Core life as such, which gives a lot of actually freedom and liberty to you. They don't impose everything. They just tell you what to do. How to do is your responsibility. So there is a lot of scope for your ingenuity, for your mental application, and that's why I started liking Armored Core. I started liking life on the tank, in the tank, under the tank, with the tank. So that is. भारत की बात सुनाता हूँ। डायलॉग विद वेटरन्स में आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर चंद्रा मुकेश सर। दोस्तों, महाभारत की लड़ाई में अर्जुन मुख्य योद्धा था, और भारतीय सेना में भी एक योद्धा है जिसका नाम है अर्जुन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अर्जुन टैंक के बारे में, जिसको भारत के DRDO ने बनाया, और उसको बनाने में ब्रिगेडियर चंद्रा मुकेश जी का विशेष योगदान रहा। Yes, straight. Okay. Brigadier sir, I came to know that during your service career, you have been part of UN mission in Iraq. How was your experience during that time? Great experience. It was in 91
when the Gulf War was coming to an end, that is the time United Nations formed a mission to man the demilitarized zone along the border of Iraq and Kuwait to keep both the armies of Iraq and Kuwait at bay. The name of the mission was UNICOM, that is United Nations Iraq Kuwait Observers Mission. This mission, it provided a very rich experience because it actually comprised of officers of 33 nationalities. Okay. And the Indian contingent consisted of 1 colonel and 6 major. 6 major of different arms and services. I was lucky to be part of that contingent. We landed in Kuwait. That even reaching Kuwait was a task and experience by itself. It was not in one go. We reached Kuwait. We were taken to Bahrain. We stayed there in Bahrain for some time. We were taken to Riyadh. At Riyadh, we met the military attaché, and he organized a military aircraft to take us from Riyadh to Kuwait. And when we reached Kuwait, it was about 2 o'clock in the afternoon, but it was still dark because all the oil wells were burning. Oh. There was so much of smoke which was being emitted. And one could see in the uniform few droplets falling. Okay. Mhm. That was because the burning oil from the smoke, there were certain unburned portions which were falling on the uniform. We reported to the UNICOM headquarters, and you will be surprised. Such a big mission. The headquarters was located in the squash court of SAS Hotel, which was a destroyed and demolished hotel in Kuwait, along the coastal line. Okay. And we reported there. I was posted to, for 6 months, I was a military observer in Qasr. Qasr is a place which is the tri-junction of Iraq, Kuwait and Iran. It is the port city, Qasr. And Qasr is closely located to the oil wells which were burning. So I used to go from Kuwait, and we went there. It was around 200 kilometers from Kuwait, Qasr. And along that road, it's a straight line road, 6-lane road. And on both right and left side, one found number of oil wells burning. So I was there for 6 months. And we established a petrol observation base along the road from Kuwait to Basra. And since I was an Indian, and they said the Indians, they had good relation with Iraqi force, Republican Guard, so I became the petrol observation base leader, which was on the outer perimeter of the demilitarized zone close to Basra. So I was there for 6 months. For a few months I was there, then I became the ops officer in that northern sector where the Qasr was there. I was the ops officer. Then for the next 6 months, I was posted to a tri-junction of Saudi Arabia, that is southern sector, Saudi Arabia, Iraq and Kuwait, where I was there for 6 months. And at both the places, it was a different experience altogether. Especially when I was in Saudi Arabia, in lighter vein, I must say, with one US officer and myself, we became so friendly, we used to go for run. 5 kilometers run every day in the afternoon. We used to start from Kuwait, cross Saudi Arabia, reach Iraq and come back. So I said, this is perhaps one of the longest run, where every day we used to cross 3 countries. 3 countries. And come back. So, and that was, I'm saying, and at that place, that was the area which was infested by even smugglers. And twice we came under fire, Okay. once at night time, Okay. direct firing, Hmm. and once in afternoon.
that is, we later realized, and both the time we, you know, basically it was in Toyota Land Cruiser. I was driving over the left side, and the co-driver was a French officer who was the right side. It is, he realized that there was, you know, certain bullets which were flying on the left side. Oh. And when we stopped and when we looked back, it was a, you know, pickup van with a machine gun mounted on that, Okay. and that opened fire on us. Oh. So it was basically to scare away, create a kind of fear in us so that we run away from there. So what I'm saying is, every day in the UN mission for 1 year, I stayed there for 1 year and 1 week. It was an experience by itself. And challenge itself. Challenging, where you have to prove yourself. You have to prove yourself every day, because each action of yours represents the reputation of your country. That's right. And but I must say with a lot of pride that all the 1 colonel and 6 major, all of us, we held very important and coveted appointments in uniform. Like I told you, I was the operational officer. I had 2 English officer, 1 Chinese officer, and 1 Singapore officer under me. When it came to briefing, many a times, even the US officer, they used to recommend, he said, let Major Mukesh do the briefing and not us. So that's why I'm saying, you feel that, you know, feel proud of it. Yes. So, but otherwise, it was a great experience. So you are from Armored Corps. Yes. And tanks are the backbone of any armored corps. How your experience happened with the weapons and developing tanks and working on them? See, Armored Corps is basically units which are equipped with tanks. So Armored Corps means basically warfare and operation with the tanks. When I got commissioned, I was trained on Vijayant tank. Okay. Then, over a period of time when I was commanding the unit, even before that as a major, I got involved in development of main battle tank Arjun. Oh, very good. I was perhaps one of the first officer to be trained on MBT Arjun by none other than the DRDO scientist. I went to Avdi, CVRD Avdi, which is basically a central research and development of vehicles. Their renowned scientists, they imparted training for almost 2 months to train us on MBT Arjun. Basically, this training was so that we actually are empowered with the requisite skill and knowledge to conduct user trial of MBT Arjun. This was in 93. In 93, then after training, then we moved to Mahajan Field Firing Ranges. I must tell you that after 93, लोग जब गर्मियों की छुट्टियों में हिल स्टेशन जाते हैं, हम हर जैसी ही गर्मियां शुरू होती थी, हम महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस चले जाते थे। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो स्पेशली टैंक्स के लिए। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज टैंक्स के लिए भी है, आर्टिलरी के भी है, एयरफोर्स के लिए, सबके लिए है। Okay. ये राजस्थान में है। हमारा जो मैंडेट था जी। वो ये था कि एमबीटी अर्जुन का ट्रायल आप तब करेंगे जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जाता है। ओ, ऐसा क्यों सर? हॉट वेदर Hot ट्रायल, weather. वो देखना पड़ता है कि इस हॉट वेदर कंडीशंस में which are prevalent in India, whether the equipment functions properly or not, or it is prone to any failure. आप इक्विपमेंट जो है, पहले गनरी का इक्विपमेंट है, इट्स ऑल एक्चुअली वेरी एडवांस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट. It should not happen that you buy that equipment or you have developed that equipment and it does not function accurately in summer, in hot weather. Then it is not effective. So we used to conduct hot weather trial. Firstly 45 degree temperature, then firing. The surface temperature used to be of the tank is more than 55 to 60 degree. Even more, much more than that. Because the mass of steel. तो उस पे हम हर
मैं कहता दुनिया हिल स्टेशन और हम राजस्थान चल पड़ते थे, तो उसी में मजा आता था। और कई साल ऐसे निकल गए, और उसमें हमने देन वी एक्चुअली कंडक्टेड ट्रायल अलोंग विद द DRDO साइंटिस्ट, एंड वी हैड आवर ओन टीम and selected people also, and then we actually conducted trials, and the MBT Arjun went through the process of development based on the observations which were made by the users in the users come technical trials. सो अर्जुन टैंक जो हमारा डिजाइन हुआ है उसमें वैसे जो मतलब जो हमारे अंदर जवान बैठते हैं, आई थिंक तो ये 4 बैठते हैं हमेशा, 4 लोग। ओके, सो एम्यूनेशन भी अंदर है पूरा एम्यूनेशन होता है। उसके बाद उसकी अपनी, क्योंकि सारा स्टील बॉडी में बना हुआ है, ठीक है ना सर। स्पीड क्या रहती है सर उसकी दौड़ने की, जब वो अपनी फुल स्पीड में थ्रोटल जिसको हम कह सकते हैं? अगर आप कहें MBT अर्जुन जी, MBT अर्जुन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, आपको पता नहीं लगेगा इतनी स्पीड से जाता है। इट कैन गो, इसमें स्पीड वैसे मैटर नहीं करती इतनी, लेकिन फिर भी मैं अब स्पीड की बात करूं, इट कैन गो अप टू 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। और अगर ये फॉरवर्ड और रिवर्स ये हम दिखाते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे, आपको इतनी स्पीड से रिवर्स भी जा सकता है, आपको पता नहीं लगेगा ये रिवर्स जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है। इसकी स्पीड, जबकि ये 70 टन का टैंक है, माय गॉड, 70 टन का टैंक, 120 मिलीमीटर की इसकी गन है, और इसमें जो आर्मर लगी हुई है वो कंचन आर्मर है। ये इंडिजिनस आर्मर है जो कि इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप कर रखी है, और इसके अंदर पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम, गनरी सिस्टम है, DNM साइड से, हर साइड से ये अपने आप में बड़ा सक्षम टैंक है। इसकी मार जो है बहुत ही एक्यूरेट, और इसमें अभी तो जो नए और डेवलप हो रहा है, अभी तो मुझे पता लगा कि इसमें मिसाइल और हर चीज ये भी इसके अंदर आ गई है। तो ये चीजें MBT अर्जुन जैसे मैंने देखा है, मैं हमेशा आई यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ MBT अर्जुन, इट वाज एट पार विद एनी फॉरेन टैंक। सर, अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ आपसे। जब हम आर्मर्ड की बात करते हैं तो आर्मर्ड कॉर्प के टैंक्स में और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इनके वेपनरी में क्या फर्क रहता है? बहुत फर्क है इसके अंदर। आर्मर जो है इसका मेन होता है कि किस एक लीड रोल में कोई भी अटैक जा रहा है या आप एनिमी के टेरिटरी में जा रहे हैं, उसको लीड करने की जो क्षमता होती है, दैट कैपेबिलिटी इज इन आर्मर। बिकॉज आर्मर के अंदर एक तो प्रोटेक्शन ज्यादा होता है, फायर पावर जैसे मैंने बताया 120 मिलीमीटर की गन होती है, 120 मिलीमीटर की मिसाइल की क्षमता होती है इसके अंदर, इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी होती है, और इसके अंदर मोबिलिटी बहुत होती है। ये किसी भी एडवांस को लीड कर सकता है एनिमी एरिया के अंदर। इसके अंदर क्रू जो होता है वो 4 का क्रू होता है। अब इसके तुलना में या इसके कंपैरिजन में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जैसे कि वर्ड है, इन्फेंट्री को मैकेनाइज करना, यानी को इन्फेंट्री को बैटलफील्ड में एक जगह दूसरी जगह ले जाना, कीपिंग पेस विद द आर्मर, इसके लिए ICVs जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, पहले होता था आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, आजकल होता है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का मतलब यह है कि इन्फेंट्री पीछे बैठी होती है, जगह होती है बैठने की, लेकिन इसके अंदर इतनी प्रोटेक्शन होती है और इसके अंदर एडिक्वेट मारने की क्षमता भी होती है ताकि ये इट कैन कीप पेस विद आर्मर। लेकिन इनका जो मेन मकसद होता है वो आर्मर के साथ चलकर इन्फेंट्री को ले जाना ताकि वो अटैक, मॉपिंग अप, ये सारा इन्फेंट्री जो ऑपरेशंस है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। और आर्मर के वहां पहुंचने में और इन्फेंट्री के अपने ऑपरेशंस के बीच में जो वक्फा है बहुत कम है। तो ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जो है इट इज बेसिकली टू प्रोवाइड मैकेनाइज्ड एंड ए कॉम्बैट मोबिलिटी टू इन्फेंट्री। और आर्मर जो है वो अपने आप में it is basically by its protection by firepower it is basically dominate
the enemy and to keep the enemy pinned down. सर जैसे अभी आपने बताया टैंक के बारे में कि इतना जबरदस्त अपने आप में ये एक बाहुबली कह सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, आज के टेक्नोलॉजी की बात पर आता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, क्या हम ये सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा टैंक या इस तरह का जो हमारा मैकेनिज्म सिस्टम है उसमें भी हम एआई आएगा? देखिए, एआई तो इट इज गोइंग टू द मेन स्टे इन नेक्स्ट 10 years. जी, एआई हर चीज को बदलेगा, राइट। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि एआई ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकता है, राइट, यस। लेकिन एआई ह्यूमन कैपेबिलिटी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बट जैसे आजकल ड्रोन, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एआई कैसे। जब मैं कहता हूँ ना उस एबिलिटीज या उस कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा, जी, वो एनहांस कैसे करेगा? सर्विलेंस, ओके, टू लुक डीप इनटू द बैटलफील्ड, राइट, to give you all these inputs, even to exercise, to assist in maintaining a command and control राइट, through enhanced communication system. AI इसमें मदद करेगा, but to say the AI will actually go and fight, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैं आने वाले टाइम में अगर मैं टैंक में जा रहा हूं, I must know what is happening around me. आपने खुद बताया ना कि एक उसके अंदर 4 का क्रू है, अंदर बैठे हुए हैं, कपोला क्लोज है। राइट, You want to know what is ahead of us, what is on our flanks. राइट, That information somehow will flow from through AI. करेक्ट, And all this, whether it is satellite, whether it is RPVs, whether it is drone, there are so many ways. Now we have developed the capability, or we in the process of developing greater capability to look deep into the battlefield. राइट, So that will actually enhance the human capability to use the tank and other firepower more effectively, accurately, and I will say totally precision firing. Sir, you have been a member of a training team in between India and UK. And how was your experience with the Britishers? How they are taking us, who ruled us earlier, and now we have a Prime Minister of Indian origin in UK, Elizabeth. But what was your experience when you went to UK for a combined training mission? Team, I was heading a joint exercise between UK and India. This exercise was where one mechanized battalion with its company was participating along with the British Army, right, where they have a training area close to London, very massive training area. They had their own equipment, the tanks, they had the mechanized infantry, they had regular infantry, they had helicopters like for surveillance and other things, and we had our own company. So it was a joint exercise with assigned missions which lasted for a few days. I must tell you that both British and Indian Army, we developed respect for each other's professional competence. They were imparting training for their crews to go to Afghanistan that time. This happened in 2008. Their crews and their contingents, they were being trained for Afghanistan. They were full of that, and they used to share those experience. We have our own combat experience. We found that both were professional, as far as the professional competence is concerned, both were at par with each other. And that's why we developed respect for each other. They learned from us the kind of involvement, the kind of dedication which we have.
the kind of commitment which we show, and they also showed in their own might, their equipment, and the kind of sophistication which they had. So therefore, I will say that Indian Army is totally at par with army of any advanced country, be it UK or US. Now, after retirement, how you are engaging yourself and how you're contributing back to society? Firstly, even till date, I never say I have retired. I just superannuated in 2009, and I must tell you कि मैं 31st July 2009 I superannuated. I took 4 days to travel in my car from Ahmednagar, where my last appointment was. I was Commander School of Armored Warfare, जहाँ की ऑफिसर्स को और जूनियर लीडर्स को ट्रेनिंग की दी जाती है. वहाँ से 4 दिन मुझे लगे और 4 अगस्त को मैं पहुँचा हूँ दिल्ली, फरीदाबाद, और 8 अगस्त को मैंने सेकेंड इनिंग शुरू कर दी. तो मेरा सिर्फ ब्रेक जो रहा है आफ्टर सुपर एनुएशन में 4 दिन का कैजुअली ब्रेक रहा है. और 4 दिन कैजुअल ब्रेक के बाद, मतलब वो भी 4 दिन के 4 अगस्त, 5th, 6th, 7th, 8th मॉर्निंग को मैं WLC कॉलेज में एज ए कैंपस डायरेक्टर मैंने रिपोर्ट कर दी. और उसके बाद उसी में लगा, पहले कैंपस डायरेक्टर, फिर एज हेड एकेडमिक्स. बट आई स्टार्टेड लाइकिंग, इवन लाइक आई टोल्ड यू, आई वांटेड टू बिकम लेक्चरर, जो मैं अपनी आर्मी ज्वाइन करने से पहले नहीं कर पाया. आई स्टार्टेड converting my dream into reality after superannuation. As a head academics, I used to conduct sessions on life skills, on cutting edge skills. So लाइफ स्किल्स के बारे में थोड़ा सा आप एलेबोरेट करेंगे, सो दैट हमारी ऑडियंस इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सके कि लाइफ स्किल्स के व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय लाइफ स्किल्स. ओके, लाइफ स्किल का मतलब है एक पर्सनालिटी के अंदर 3 चीजें होती हैं. एक स्टूडेंट, खासतौर ये स्टूडेंट क्या, हर आप किसी को भी एनालाइज करिए, उसकी 3 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं. एक होता है नॉलेज, दैट इज टू नो. सेकंड इज माय स्किल, डूइंग, टू डू. ये नॉलेज और स्किल्स ये बड़ा सीमित दायरा है इसका एक पर्सनालिटी के अंदर. तीसरी जो चीज मैं बता रहा हूं बहुत ही अहमियत रखती है, और वो सक्सेस और हैप्पीनेस का माध्यम है, और वो है एटीट्यूड. वो होता है बीइंग. तो मैं 3 चीजों का समन्वय बता रहा हूं, टू नो, टू डू, टू बी. मैं एक एग्जाम्पल दूंगा. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने की स्टडीज ये एस्टेब्लिश करती है कि वर्ल्ड के अंदर जो जॉब्स मिलती हैं, 15% जॉब्स तो नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे मिलती हैं. 85% जॉब जो है वो एटीट्यूड के बेसिस पे मिलती है. कारण सिर्फ एक ही है, नॉलेज स्किल्स तो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, कोई भी सिचुएशन आपको सिखा देती है, लेकिन एटीट्यूड जो आपका बन गया, जो पॉजिटिव है, वो फॉर्मेटिव ईयर में जो बन गया, वो कोई ट्रेनिंग आपको बदल नहीं सकती. और ये एटीट्यूड है जो आपकी नॉलेज स्किल्स को ठीक डायरेक्शंस में यूटिलाइज करने में मदद करती है. तो लाइफ स्किल्स जो है वो एटीट्यूड डेवलप करने में मदद करती है. और लाइफ स्किल्स से मैं कहता हूं वो होता है कि एक व्यक्ति, पहली चीज नोइंग वन सेल्फ, एस्टेब्लिशिंग योर गोल, goal orientation in all your efforts, positive attitude, self motivation, steadfastness, यानी कि कोई भी मुश्किल जब आती है तो आप मुश्किल का कैसे सामना करते हो. Do you give up or you fight it out, and again with one failure you again become more mature, and then with renewed zeal, with greater effort you embark upon a new project. सो ये सारी जो चीजें जब बता रहा हूं, ये है आदमी की पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ. एटीट्यूड सिमिलर एज टेम्परामेंट. टेम्परामेंट इज पार्ट ऑफ एटीट्यूड. ओके.
लाइक मैं हमेशा कहता, मैं जो आपको बता रहा था इसमें कुछ एक सब्जेक्ट बताया, टॉपिक्स बताए, जी जी एंगर मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल. राइट Self control is temperament. It is again part of attitude. There are certain persons who will lose their cool just at the drop of the hat, and the other person will remain calm, cool, composed, even in most adverse situation. You may say anything, but the person will again think, not losing the cool, will react in a logical, in a proper manner, and that will also cool down your temperature. Yes. So similarly, this is attitude of an individual. I will not say this is my attitude, but this is an individual attitude. So it's a one part of that. Attitude encompasses all your human and humane qualities. सर रिटायरमेंट से पहले और बाद में हम ऑल डिफेंस ऑफिसर चाहे कभी हम अपनी वॉइस रेज करें या नहीं करें, पर हम देश के पॉलिटिकल वातावरण, सोशल चेंजेस के बारे में समझते हैं, देखते हैं. तो देयर हैव बीन सम चेंज इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दिस कंट्री. तो क्या फील करते हैं कि जो पहले की डिस्पेंसेशंस रही हैं पिछले 65-70 साल में, और आज जो आई एम बीइंग वेरी प्रिसाइज मिस्टर मोदी की प्राइम मिनिस्टरशिप में, डू यू फील देयर इज सम चेंज इन एटीट्यूड where social things are being affected, and as a military officer our sphere is getting affected? देखिए जी, सबसे पहले I belong to an organization which is totally apolitical, but yes, no one is a mute spectator. मैं हमेशा कहता हूं कि एक बिल्डिंग के अंदर हर ब्रिक का अहमियत है. मैं ये कहूं कि नहीं, क्योंकि जिसने अभी इंटीरियर किया है वही सबसे इम्पोर्टेंट है इस बिल्डिंग के अंदर, या जिसने मेसन ने जिसने प्लास्टर किया है या जिसने पेंट किया वही इम्पोर्टेंट है, वो जिसने फाउंडेशन रखी वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है. राइट. तो मैं ये कहूँगा कि इस देश के अंदर, देश तो स्वतंत्र तो ठीक है 1947 में, बट हमारी जो फाउंडेशन है वो तो बहुत ही पुरानी है. लेकिन क्योंकि आप 47 के बाद उसके बाद की बात कर रहे हैं, मैं हर जो गवर्नमेंट आई है, हर सोशल जो संस्था जिसने योगदान दिया है, मैं सबकी सराहना करता हूं. उन्होंने अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार योगदान दिया है, तभी हम यहाँ पहुंचे हैं. आप जब रूफ टॉप पे पहुंचते हैं तो हर स्टेप जो है इम्पोर्टेंट है. तो लेकिन आज के समय में सिर्फ एक दो चीजें बताऊंगा, मैं कोट भी करना चाहूंगा, जो इस समय का जो वातावरण है उसमें एक नई चीज जो उभरी है वो ये है कि अगर आप किसी बाहर के देश से बात करें तो आज दे लुक अप टू यू एज a more developing or developed nation. They look up to you with again sense of pride. They look up to you with lot of expectation. मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा. 91 के अंदर मैं एक बार इंटरनेट कर रहा था कुवैत इराक की डिमिलिटराइज जोन में, तो एक अमेरिकन जिसको मैं पहली बार मिला, तो मैं बैठा हुआ था, तो ही सेड, मेजर मुकेश, यू आर फ्रॉम व्हिच कंट्री? आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया. ओह, दैट कंट्री ऑफ सर्पेंट एंड एलिफेंट्स. आई सेड नो, you have to understand, you have to analyze, you have to read, you have to know about India to understand in the right perspective. और धीरे धीरे जब उसके इंटरेक्शन बढ़ा, he changed his opinion. अगर आज आप किसी भी अमेरिकन या किसी भी, मैं ऑस्ट्रेलियन के साथ बैठा हुआ था सैटरडे को, एंड द काइंड ऑफ impression which they had about India was something which instilled your heart with pride. तो ये चेंज धीरे धीरे आया है. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि किसकी वजह से आया है, लेकिन आया है. ये उसमें इंडिविजुअल की भी योगदान है, गवर्नमेंट का भी है, सोसाइटी का भी है. ये सारा मिला जुला है जी, मुट्ठी है, सबका अपना अपना योगदान है. ब्रिगेडियर,
चंद्रा मुकेश जी आज हमारे मेहमान रहे। आप सर हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का मेरे को अवसर मिला आपसे इंटरेक्ट करने का और आपसे सीखने का और आपके व्यूअर्स के साथ कनेक्ट होने का। Thank you बहुत so बहुत much. धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। हमने हमारे दर्शक तो नेचुरली बहुत सी टेक्निकल चीजें और देश की सेना के बारे में जानेंगे ही जानेंगे। पर्सनल लेवल पे मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। डायलॉग विद वेटरन्स में आज की कड़ी को यहीं समाप्त करते हुए मेरा आपसे पुनः आग्रह, यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट और लाइक भी करें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कृपया कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।